ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि UPSSC पैट का विज्ञापन आ चुका है, उसके एग्जाम डेट जल्दी लगने वाली है। तो दोस्तों, उसी के लिए हम आज हिंदी की सीरीज लेकर आए हैं और हिंदी का पूरा सिलेबस पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद सिलेबस का 1 बाय 1 एक एक करके सिलेबस को पढ़ते चलेंगे। बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी के सिलेबस के साथ। देखिए भाई, तो हिंदी का दोस्तों पोर्शन है, जो सामान्य हिंदी का पोर्शन है उसकी बात करते हैं। तो क्या बात करेंगे कि इसमें आते हैं आपके 5 नंबर का। 5 नंबर का आएगा आपकी सामान्य हिंदी और पहला टॉपिक इसमें साफ साफ दिया है कि संधि पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है भाई, आपको संधि पढ़नी पड़ेगी और संधि के बाद आपका टॉपिक दिया है विलोम शब्द का। विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, पर्यायवाची और वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं ना कि जो कभी ना मरे उसे क्या बोलते हैं, अमर। तो ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, आगे बात करेंगे, हमें लिंग पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है भाई, लिंग पढ़ने पड़ेंगे और श्रुत समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देखने को मिलेगा। ये ऐसे होते हैं जो एक जैसे ही लगते हैं मगर उनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां आपको सिलेबस में दी गई हैं, तो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं सामान्य अशुद्धियां। ये सामान्य अशुद्धियों का मतलब है कि कई बार मतलब प्रश्न दे देगा, वाक्य देगा आपको और आपसे पूछेगा कि इसमें क्या गलत है, कुछ ना कुछ उसमें गलत होगा और वो आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं लेखक और रचनाएं। अब लेखक और रचनाएं में गद्य और पद्य दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं वो मैं आपको कराऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी को पढ़ते चलेंगे भी दोस्तों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस का, इसके अनुसार हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है साथियों, चलिएगा आगे बात करते हैं। चलो भाई, ठीक है भैया, हमने बताई थी आपको क्या पढ़नी है, संधि। तो सबसे पहला टॉपिक आपका संधि ही रहेगा। ठीक है भाई, संधि आपका पहला टॉपिक रहेगा। अब दोस्तों, संधि तो पढ़नी है। संधि के टाइप 3 होते हैं, मगर संधि पढ़ने से पहले भी आपको क्या करना है, संधि आपको तब समझ में अच्छे से आएगी जब आपको वर्णमाला मतलब स्वर और व्यंजन कंप्लीट होंगे कि कौन सा कंठ्य स्वर होता है, कौन सा तालव्य स्वर होता है, कौन सा कंठोट स्वर होता है और कौन सा कंठ तालव्य स्वर होता है। ठीक है साथियों, तो इससे पहले संधि स्टार्ट करें हम, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन केवल इतना पढ़ेंगे हम जितना हमारा संधि के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो संधि में जो शुरुआत करते हैं, यदि आपने स्वर और व्यंजन बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो संधि उंगलियों पर हो जाएगी आपकी साथियों। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि संधि आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, स्वर पढ़ने हैं, फिर हमें पढ़ने भैया क्या, व्यंजन पढ़ने हैं, फिर हमें व्यंजन पढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत करते हैं स्वर के साथ। ठीक है भैया, शुरुआत करते हैं हम स्वर के साथ। चलो भाई, ठीक है, तो हमें पढ़ना है स्वर। तो साथियों, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है ना। तो ये एक तो नॉर्मल सी बात है कि स्वर की संख्या 11 होती है, मगर कहीं ना कहीं आपको 13 अगर देखने को मिल जाए तो 13 नहीं लगानी है, क्योंकि 2 जो होते हैं वो आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह का अर्थ होता है जिसे कोई वहन ना कर सके, अर्थात स्वर को जरूरत होती है तो स्वर ले जाता है और व्यंजन को जरूरत होती है तो व्यंजन ले जाता है। तो ठीक है भी साथियों, हम करते हैं स्टार्ट और इसमें क्या करते हैं, अपना पहला लिखते हैं। चलिएगा भाई, स्वर की संख्या। अब देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं। छोटा आ, अरे यार कलर गड़बड़ करना, तो हम लिखेंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ए, आए, ओ और आओ। ठीक है भैया, गिन सकते हो कितने हो गए भैया, 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब इन स्वरों को ही अगर 2 होते हैं आयोगवाह,
अयोगवा। और भैया अयोगवा का मतलब होता है, एक तो होता है अनुस्वार और दूसरा होता है आपका विसर्ग। ठीक है भैया, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है आपका विसर्ग। चलिएगा भाई आगे स्टार्ट करते हैं स्वर के बारे में। तो इन स्वरों को हमने अगर बात करें स्वर के भेद की, भैया संख्या तो हमने लिख ली, संख्या तो हमने समझ ली कितनी होती है 11। अब बात करें स्वर के भेद की, तो स्वर के भेद साथियों 3 पार्टों में बांटा गया है। एक तो मूल, और मूल को ही क्या बोला जाता है लघु, लघु, और इसी को बोला जाता है दोस्तों ह्रस्व स्वर। क्या बोलेंगे ह्रस्व स्वर। ठीक है भाई, ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों एक ही बात है। और संख्या होती है साथियों इनकी 4। कौन कौन से? एक तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है भाई, कितनी संख्या होती है दोस्तों? 4 संख्या होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अर्थात इन्हें बोलते हैं एक मात्रा वाले, मतलब एक मात्रा वाले। उसके बाद बात करते हैं दूसरे की, तो भैया दूसरा होता है आपका, दूसरे होते हैं भैया दीर्घ। क्या बात करेंगे? दीर्घ स्वर। ठीक है भैया, दीर्घ स्वर। अब जो 11 मैंने टोटल बताए थे और 11 में से 4 निकल गए। ठीक है भाई, 11 में से 4 निकल गए तो कितने बचेंगे भैया? 7 बचेंगे। तो इनकी संख्या होती है आपकी 7। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, अए, ओ और औ। ठीक है भैया, तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके? देखो ये तो मूल तो होते हैं 4 और दीर्घ होते हैं आपके 7। ठीक है साथियों, दीर्घ होते हैं आपके 7। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है भैया, ये होते हैं आपके 7। चलिएगा अभी आगे चलते हैं। 7 होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका प्लुप्त, और प्लुप्त को हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है। एक होता है प्लुप्त, प्लुप्त स्वर। तो भैया हमें इस प्लुप्त को नहीं पढ़ना, क्योंकि संधि में इस प्लुप्त का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और वैसे मैं बता देता हूं एक बार, इसकी संख्या तो कुछ होती नहीं है, प्लुप्त की संख्या कुछ नहीं होती। हालांकि कहीं ना कहीं जब आपको पद्य में पढ़ते हैं या कि संस्कृत का उच्चारण करते हैं, क्योंकि हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत है। तो जैसे ओ कोई चीज खिंचकर बोली जाती है, तो वहां जैसे राम, कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा देखा होगा उच्चारण जहां आपको खिंचकर बोला जाए, तो वहां क्या होता है भैया? प्लुप्त स्वर होता है। संख्या कुछ नहीं होती है। ये आपके हिंदी में असलियत में इनकी अब कहानी खत्म ही है। मतलब 2 आपको याद करने हैं। क्या? एक तो मूल, ह्रस्व या लघु एक ही बात है, और आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर की, ये होते हैं 7। ठीक है भी साथियों, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिएगा आगे आते हैं। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर कर दो ना सब चीज? चलो चलो इसी में हम आगे पढ़ते हैं अब साथियों। चलिएगा, अब मैंने आपको बताया था मूल, मूल स्वर 4 संख्या बताइए। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ठीक है भाई, और मैंने बताया था आपको दीर्घ, दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर की संख्या मैंने आपको बताई है 7। और भैया दीर्घ को एक बार दोबारा से देख लो कि ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, अए, ओ और औ। ठीक है भैया, अब दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांटा हुआ। कितने भागों में? दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। कैसे कैसे बांटेंगे भैया? इसके बीच में ये 3 अलग कर लो और ये अगले वाले 4 अलग कर लो। तो ये जो शुरू के हैं, शुरू के जो 3 हैं, इनको बोला जाता है साथियों मूल दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर। ठीक है भाई, याद रखना जो शुरू के हैं इन्हें बोलते हैं, शुरू के तीनों को कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन्हें कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर।
मूल दीर्घ स्वर कहते हैं भाई, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर चलेगा। और ये बाद के हैं, ये बाद के जो चार हैं, मतलब ए, ओ और औ, इन चारों को साथियों हम कहते हैं, इन चारों को कहा जाता है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर, ठीक है भाई, विजातीय स्वर। विजातीय क्यों है और ये, ठीक है, ये विजातीय क्यों है इसको भी मैं आपको बताता हूं। चलिए भाई देखिएगा, तो मैंने बताया था मूल दीर्घ स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर को ही एक नाम और दे दिया गया है इसका, मूल दीर्घ स्वर तथा इसका एक नाम और है, इसे बोलते हैं सजातीय स्वर। ठीक है भैया, मूल दीर्घ स्वर को ही सजातीय स्वर कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये जो विजातीय है ना, इस विजातीय को ही संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहते हैं। भाई ध्यान से समझो दोबारा से, मैंने बताया था दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, इन 7 को भी मैंने 2 पार्टों में बांट दिया। शुरू के 3, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको बांट दिया तो इन्हें कहा गया मैंने मूल दीर्घ स्वर या फिर सजातीय। अब बात करते हैं अगले वालों की, तो विजातीय स्वर, और विजातीय स्वर को ही कहा जाता है संयुक्त स्वर। भाई दोस्तों यदि तुमने ये स्वर अच्छे से सीख लिए तो स्वर संधि बहुत आसान से आपके समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसानी से, ठीक है भाई, इसलिए आप इसको ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा बताते हैं कि इन्हें सजातीय क्यों कहते हैं और इन्हें विजातीय क्यों कहते हैं। भाई सजातीय का अर्थ क्या होता है? सजातीय का अर्थ होता है एक ही जाति के, ठीक है। अब एक ही जाति के मतलब कंठ्य है तो दूसरा भी कंठ्य, एक तालव्य है तो दूसरा भी तालव्य, और अगर एक मूर्धा है तो दूसरा भी मूर्धा। ये कंठ्य, तालव्य, औष्ठ्य और मूर्धा, इनको मैं आपको अभी बताता हूं, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये विजातीय क्यों है भैया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अलग अलग जाति से बने हुए हैं, है ना, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो संयुक्त का मतलब होता है दो जोड़, मतलब 2 वर्णों के जोड़ से जो बना हो उसे संयुक्त कहते हैं। चलेगा बताते हैं किस तरीके से बनते हैं भैया ये। तो भैया पहले बात करते हैं कंठ्य स्वर की, कंठ्य स्वर, ठीक है भाई, कंठ्य स्वर। कंठ्य स्वर, तो भैया कंठ्य मतलब जो जिन्हें उच्चारित करने के लिए सिर्फ कंठ की आवश्यकता होती है, ना जीभ चलानी है, ना कोई तालव्य का प्रयोग होगा, ना ओष्ठ चलाने हैं। तो बात करते हैं कंठ्य की, तो कंठ्य है क्या आपका? एक तो छोटा आ और एक बड़ा आ, एक तो छोटा आ और एक बात करते हैं बड़े आ की, छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है भाई, छोटा आ और बड़ा आ। देख सकते हो, इन्हें उच्चारित करके देख सकते हो, कंठ से आवाज आएगी सीधी, कंठ से आ और आ, छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है भैया, छोटा आ और बड़ा आ, ये हो गए कंठ्य स्वर। अब बात करते हैं तालव्य स्वर की, तालव्य या फिर इन्हें तालु भी कहा जाता है, या इन्हें तालु भी कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे स्वर जिन्हें उच्चारित करते हैं आवाज तलवे पर लगती है, तालु पर जाकर लगती है, जीभ का ऊपर का हिस्सा। बात करते हैं छोटी ई और बड़ी ई, संख्या इनकी भी कितनी होती है साथियों? 2 होती है, संख्या इनकी भी 2 होती है। आगे बात करते हैं ओष्ठ्य स्वर, ओष्ठ्य स्वर या फिर ओष्ठ का मतलब वही ओष्ठ तत्सम शब्द है, और ओष्ठ का तद्भव होता है होठ, है ना। तो ऐसे स्वर जिन्हें हम उच्चारित करते हैं तो उच्चारित करते समय हमें होठों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब अगर ओष्ठ नहीं बनेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये आपके स्वर जो ओष्ठ्य हैं वो नहीं बोले जाएंगे। देखिएगा कैसे जांच करेंगे, तो देखिए साथियों, मैंने बोल दिया आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जब आप इनका उच्चारण करेंगे ना तो बोलते समय आपके होठों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो बोल के देख सकते हो ऊ और ऊ, ठीक है, ऊ और ऊ। चलेगा भाई। अब बात करते हैं मूर्धा स्वर की, मूर्धा या फिर इसे मूर्धन्य भी कहा जाता है, मूर्धा या फिर मूर्धन्य भी कहा जाता है। तो आइए साथियों इसे सीखते हैं। ये केवल एक स्वर होता है, कौन सा? रैप है, ऋषि बोलते थे इसे री बोलते हैं ना, असलियत में इसे री बोलते हैं, ठीक है भैया।
समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, इसे बोलते हैं री बोलते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कंठ तालव्य की। कंठ तालव्य, तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालव्य, तो कंठ और तालव्य दोनों के मिलने से जो बनता है उसे हम कहते हैं कंठ तालव्य। तो देखिए कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो होता ए और एक होता है अय। ठीक है साथियों, एक होता है ए और एक बात करते हैं अय की। ठीक है भाई, ए और अय। अब बात करते हैं कंठोष्ठ स्वर की। कंठोष्ठ स्वर की, तो जैसा कि देख सकते हैं कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना है कंठोष्ठ। तो कंठ और होठ दोनों को मिलाकर जो बोले जाते हैं उन्हें हम कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। साथियों संख्या इनकी भी दो ही होती है, और कौन कौन से बात करेंगे, एक तो ओ बात करेंगे ओ, एक होता है साथियों औ, एक होता है आपका औ। ठीक है भैया, एक होता है औ। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से इनको दोबारा पढ़ना, मैं कह रहा हूं दोबारा वीडियो देखना, जब तक ये समझ में नहीं आएंगे संधि ऊपर से चली जाएगी कति। और अगर ये विधि आपने कुछ चाहिए कि जो एक मात्रा आ गई थे जी गुण संधि होती है, दो मात्रा आ गई तो वृद्धि संधि होती है, ऐसा नहीं होता है ना। अगर ऐसा रटोगे तो जिंदगी में कभी मतलब संधि नहीं सीख पाओगे। रटने से कुछ भी सीख लेना पर संधि नहीं सीख पाओगे। हालांकि बाद में मैं आपको तरीके भी बता दूंगा, पर तुक्का मेथड बाद का है। सबसे पहले हम सीखेंगे तरीका। सबसे पहले बेस अच्छा होना चाहिए कि हम कैसा सीखने वाले, ट्रिक होती है बाद की। ठीक है भैया, तो यहां तक जल्दी से नोट कर लो। यहीं से नेक्स्ट कर लिया करो, ऐड। अच्छा ऐड हो जाएगा पेज। ठीक ठीक ठीक, ऐड इधर ऐड ये ठीक। चले भाई आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया था संयुक्त स्वर। भाई मैंने आपको कंठ, तालव्य, ओष्ठ और मूर्धा तो आपको बता दिया। ठीक है भाई, तो आगे बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर कैसे सीखते हैं भैया, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है भैया, संयुक्त स्वर। अब मैंने संयुक्त का एक नाम और आपको बताया था अभी, संयुक्त स्वर का एक नाम और मैंने आपको बताया था अभी, कमेंट करके बताना क्या नाम उसका होता है। ठीक है भैया, उसका क्या नाम होता है। चलिएगा, तो ये संयुक्त स्वर का मैंने बताया था नाम क्या बच्चे, विजातीय। विजातीय, ठीक है भाई, विजातीय मतलब ये अलग अलग जाति से मिलकर बने। ठीक है, तो देखेगा कैसे बने। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है बेटा, कितनी होती है, 4 होती है ना। संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उन चारों में कौन कौन से की बात करेंगे, चलिएगा। एक तो आपका होता है ए, सॉरी 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 यार ये तो दिख ही ना रहा, चला के देखो दिख रहा है क्या, नहीं, चलो पेन बदल लेते हैं। चलो भैया, तो क्या बात करेंगे, एक तो आपको बताया था मैंने ए, एक बताया था ए, एक बताया था ओ और एक बताया था औ। ठीक है भैया, ये होते हैं 4 संयुक्त स्वर। ये चारों होते हैं संयुक्त और इन्हीं चारों को बोला जाता है विजातीय स्वर। इन्हीं चारों को विजातीय स्वर हम कहते हैं। चलिएगा, अब ये बनते कैसे हैं भैया, इसे सीख लो तो संधि और आसान हो जाएगी। इसको सीखना बहुत ही जरूरी है कि संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं। चलिएगा, तो देखो साथियों, यदि मैं छोटे आ के साथ, ओहो यदि मैं छोटे आ के साथ छोटी ई जोड़ दूंगा, ठीक है भैया, यदि मैं छोटे आ के साथ छोटी ई जोड़ दूंगा तो क्या दोस्तों क्या बनेगा, आपका ए बन जाएगा। और यदि मैं बात करते हैं, यदि मैं छोटे आ के साथ ए जोड़ दूंगा तो आई बन जाएगा। और यदि मैं बात करता हूं छोटे आ के साथ ही मैं छोटा ऊ जोड़ दूंगा तो ओ बन जाएगा। और यदि मैं छोटे आ के साथ ही ओ जोड़ दूंगा तो क्या बोलेंगे साथियों, ओ बन जाएगा।
क्या बन गया, ओ बन गया। भैया इसे अच्छे से नोट करो, इसको अच्छे से समझो, ये आपके संधि में बहुत काम देने वाला है ना। संख्या इनकी 4 होती है, अच्छे से नोट करिएगा, संख्या इनकी 4 होती है। ठीक है भी साथियों, चलिएगा अब आगे आते हैं। मैंने आपको स्वर बता दिए, ठीक है, मैंने आपको स्वर बता दिए। असलियत में आपको स्वर संधि के लिए तो इतने ही सीखने हैं, संधि के लिए आपको स्वर इतने ही सीखने हैं। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं व्यंजन की। तो दोस्तों स्वर मैंने आपको बता दिया पहली क्लास में। अगली क्लास में हम सीखेंगे व्यंजन और अच्छे से सीखेंगे। और व्यंजन के जो कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य और मूर्धा जो भी होते हैं उनके 5 ग्रुप होते हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अंतस्थ, ऊष्म, सारे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे, आपकी संधि बहुत आसान हो जाएगी। आप अच्छे से वर्णमाला को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, और दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे स्टडी स्थल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।